हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ शिवम। बच्चों, ये ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें मैंने वर्ब का फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया था। ये सेकंड पार्ट है और आज ये कंप्लीट भी हो जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों, है ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मतलब क्या? ठीक है, तो मैं एक बार रीड कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको डिफाइन करूँगा। कह रहे कि कर्ता के अतिरिक्त क्रिया का फल जिस शब्द या शब्द समूह पर पड़ता है उसे हम उस क्रिया का ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट प्रायः क्रिया के तुरंत बाद आता है और यह कोई नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज होता है। वर्ब के साथ व्हाट, हुम लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर कोई उत्तर नहीं मिले तो समझें कि अभिष्ट वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये रीड कर दिया मैंने। अब आप इसको समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर हम कोई सेंटेंस लें और उस सेंटेंस में क्या करें, देखें कि क्या वर्ब है। ठीक है, और वर्ब देखने के बाद अगर हम उसमें व्हाट और हुम लगा के क्वेश्चन करें और जो उसका आंसर आए वही ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है। अब इसको कैसे समझें? तो देखिए, राम इट्स राइस, राम भात खाता है। ठीक है, चावल जो है कि एक कॉन्सेप्ट है एक, लेकिन कच्चा चावल होता है तो भात ही है हम लोगों की भाषा में। तो राम चावल खाता है। चलिए, राम इट्स राइस। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, राम क्या खाता है? चावल खाता है। तो ये जो चावल है ना, राइस, यही ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। ठीक है, राम इट्स राइस, तो राइस क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। और वर्ब क्या है? इट्स है। यह तो आप जानते ही हैं। आई लाइक दिज ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ठीक है, मैं इन सुंदर फूलों को पसंद करता हूँ। लाइक व्हाट, क्या पसंद करता हूँ जी? तो दिज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, इन सुंदर फूलों को। तो ये दिज ब्यूटीफुल फ्लावर्स क्या हो जाएगा? यही क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो जाएगा। ठीक, माई फादर लव मी वेरी मच। ठीक है, मेरे पिताजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो लव्ड हुम, किसको प्यार करते हैं? किसे प्यार करते थे? मी, मुझे। ठीक है, तो ये मी जो है ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो जाएगा। यानी जब सेंटेंस आप देखें तो उसमें क्वेश्चन लगा के पूछें व्हाट या फिर हुम, और उसका जो आंसर मिलेगा वही क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो जाएगा। अगला सेंटेंस अगर हम देखें तो कहता है कि ही इज प्लेइंग इन द फील्ड। ठीक है, वह खेल रहा है कहाँ? फील्ड में। अब यहाँ ध्यान से देखने की चीज़ है, यहाँ व्हाट और हुम लगा के अगर हम सेंटेंस करें, ठीक है, क्या खेल रहा है? कोई जवाब नहीं है, क्योंकि क्या खेल रहा है ये तो दिया नहीं है। ठीक, क्या खेल रहा है? कोई जवाब नहीं है। और किसे खेल रहा है? इसका भी कोई जवाब नहीं है। ठीक है, व्हाट और हुम दोनों पूछ लिया गया और दोनों का कोई रिप्लाई नहीं है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, इसलिए इसमें कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ सेंटेंस के साथ साथ यहाँ इधर देखिए, क्रिया, वाक्य में क्रिया इट्स का ऑब्जेक्ट राइस है। मैंने ये सब अभी डिफाइन कर दिया है, तो इस मुझे नहीं लगता है कि इसको मैं फिर से बताऊं। तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक ही वर्ब के दो विभिन्न ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अब ये क्या फंडा है, जरा देख लें। कह रहा है कि ही गेव मी मनी। गेव व्हाट? तो मनी। क्या दिया जी? तो मनी दिया। गेव हुम, किसको दिया? तो मी, मुझे दिया। किसे किसे दिया? तो मी। तो यहाँ मनी भी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो जाएगा और मी भी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब
हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मी और मनी दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो बच्चों इसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है आपके सामने, इसको आपको बनाना है, मैं समझा देता हूँ। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बताइए, पिक आउट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ देखिए ही इज रीडिंग अ बुक, यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब, अ बुक। ही इज रीडिंग अ बुक, वह एक बुक पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? बुक पढ़ रहा है। तो अ बुक क्या हो जाएगा? अ बुक ही जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो जाएगा। ठीक है, द टीचर टॉट इंग्लिश, टीचर ने इंग्लिश पढ़ाया। क्या पढ़ाया जी? इंग्लिश पढ़ाया। तो इंग्लिश क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो इस तरीके से यहाँ पे एक और F नंबर क्वेश्चन जो है देख लीजिए, बर्ड्स सिंग इन द ट्रीज। यहाँ पे व्हाट और हुम लगा के क्वेश्चन कीजिए। तो बर्ड्स सिंग इन द ट्रीज क्या गाती है? चूँकि वर्ब के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के लिए, तो क्या गाती है? सिंग, सिंग को लेके ही ना प्रश्न करेंगे। क्या गाती है? नहीं पता। ठीक है, किसे गाती है? ये भी नहीं पता, क्योंकि सिंग को लेके ही प्रश्न करना है। तो यहाँ पे नो ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जो है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके सामने है, इसको पॉज करके और आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए और आगे बढ़ के इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। मैं इनको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इनमें आपको करना क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब निकालना है। ठीक है, और बाकी के ये क्वेश्चंस रहे, इन्हें भी आप पॉज करके और सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसके आंसर्स जो हैं वो मैं अलग वीडियो में बताता हूँ हमेशा, आप जानते हैं। सॉल्यूशंस के वीडियो जिसके अलग बनते हैं और उसके प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अलग है। ठीक है, आइए अब अगला देखते हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ये क्या है? तो देखिए बच्चों, जो फर्स्ट पार्ट था वर्ब का, उसमें मैंने दो टाइप के वर्ब बताए थे। सेंटेंस में यूज के हिसाब से मैंने बताया था दो टाइप के वर्ब्स, एक था हेल्पिंग वर्ब और एक था मेन वर्ब। और उसमें हेल्पिंग वर्ब जो था वो समय के साथ मेन वर्ब भी हो सकता था, आप यही पढ़ चुके थे। अब हम आते हैं कि मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, वो जो मेन वर्ब था, पहले तो आपने दो भाग पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। आज आप पढ़ने जा रहे हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, और ये दोनों किसको बांटने से मिले हैं जी? मेन वर्ब को। ठीक है, तो हम बारी बारी से इनको देखेंगे। कह रहा है कि जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग हुआ हो उस क्रिया को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब देखिए, इसके पहले हम लोग अभी जो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हम लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ना ज़रूरी था, इसलिए कि हम लोग यहाँ पे उससे रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग हुआ हो। अब देखिए यहाँ, राम इट्स राइस, राम इट्स राइस। ठीक है, आई लव यू, ही हैज़ हेल्प्ड माई ब्रदर। ये कुछ सेंटेंस आपको दिख रहे होंगे। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए कि इन वाक्यों में राइस, यू, माई ब्रदर, दिस, द बुक और दिज ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑब्जेक्ट्स हैं। अतः इनके पहले प्रयुक्त वर्ब्स ईट्स, लव्ड, हेल्प्ड, नो, रीड और लाइक ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाएंगे। ठीक है, अब आप समझिए, मैंने रीड करने को कर दिया, लेकिन मैं समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए, ईट्स के तुरंत बाद क्या आया? राइस आया। ठीक है, तो जो राइस आया ये वर्ब के तुरंत बाद आ गया। ठीक है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, राम क्या खाता है जी? तो राइस खाता है। राम क्या खाता है, इसका क्वेश्चन होगा, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या है? राइस, और ये वर्ब के तुरंत बाद आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब क्या हो जाएगा यहाँ का? ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है, आई लव यू। ठीक है, हुम, तो यू।
तो लव क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। और चूंकि ये ऑब्जेक्ट के पहले आ रहा है, तुरंत पहले, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है। ही हैज हेल्प्ड माई ब्रदर, हेल्प्ड, ही हैज हेल्प्ड माई ब्रदर। क्वेश्चन लगा के पूछिए, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब समझ में आ जाए। किसे हेल्प किया जी, तो माई ब्रदर को। ठीक है। तो हेल्प्ड क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट के ठीक पहले आ रहा है। ठीक है। अब हम इनट्रांजिटिव, बाकी भी आप समझ सकते हैं, वीडियो पॉज करके इसको समझिए, आसान है। इनट्रांजिटिव वर्ब जो हम आते हैं, तो ये क्या कहते हैं कि जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग नहीं हुआ हो, उस क्रिया को इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब ये भी बिल्कुल आसान है। ठीक है। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब आसान था, यानी जिस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया हो, ठीक है, तो वो वर्ब क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्लियर है। और जिस वर्ब के बाद कोई क्रिया नहीं आई हो, सॉरी, जिस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया हो, ऐसी स्थिति में वो वर्ब क्या हो जाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। आप समझिए, यहाँ क्या कह रहा है, आई ईट। ठीक है। अब यहाँ ईट जो है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया। ऑब्जेक्ट मीन्स, अगर ये आई ईट ना होके रहता, आई ईट अ मैंगो, मैंगो, तो अगर ये ऐसे रहता, आई ईट अ मैंगो, तो यहाँ क्या हो जाता है जी, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या हो जाता, अ मैंगो हो जाता है ना। और जब ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सेंटेंस में आ जाता, तो ऐसी स्थिति में वर्ब के ठीक बाद एक ऑब्जेक्ट आ जाता, और जब ऑब्जेक्ट आ जाता वर्ब के बाद, तो ये ईट क्या हो जाता, क्या ये इनट्रांजिटिव वर्ब रहता, नहीं रहता। ये तब क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता। यानी वर्ब के तुरंत बाद अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगला जो है, आई गो टू स्कूल, स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है। यहाँ कोई कर्म नहीं है, कर्म नहीं है। ठीक है। अब गो के बाद ये आप ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि इसके बाद अगर आप एक प्रश्न बना के देखिए, आई गो टू स्कूल, ठीक है, क्या जाता हूँ, क्या, क्या का आंसर मिलेगा यहाँ पे, इस सेंटेंस में व्हाट का आंसर मिलेगा, क्या जाता हूँ, पता नहीं, इसका आंसर मिलेगा नहीं। अब जैसे आपने ऊपर पढ़ा था कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नहीं होता है, वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नहीं है। क्यों, क्योंकि व्हाट का आंसर हमें नहीं मिल रहा। हुम का आंसर मिलेगा क्या, हुम, किसे, किसे जाता हूँ। अब किसे जाता हूँ ये तो अटपटा सा क्वेश्चन ही हो गया, तो आंसर तो मिलने की उम्मीद ही नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पे कुछ भी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नहीं है। अब जब ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है ही नहीं, ऐसे में ये गो क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राम वॉक्स इन द फील्ड, राम वॉक्स इन द फील्ड। अब वॉक्स को लेके क्वेश्चन बनाइए, व्हाट, क्या टहलता है, राम क्या टहलता है, क्या का आंसर मिलेगा, नहीं मिलेगा। हुम, किसे टहलता है, हुम का आंसर मिलेगा इस सेंटेंस में, नहीं मिलेगा। ऐसे में ये इन द फील्ड क्या है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो वॉक्स क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब होने के लिए क्या जरूरी है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हमें पता हो। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो एक बार और मैं समझा देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो जो भी सेंटेंसेज आप देख रहे थे, इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हमें मिल रहा था। क्यों, क्योंकि हम व्हाट और हुम लगा के अगर क्वेश्चन कर रहे थे तो उसका हमें आंसर मिल रहा था, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मिल रहा था, जो आपने ऊपर पढ़ा था।
और ऐसी दशा में अगर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हमें मिल रहा है तो ऐसी दशा में ये जो वर्ब होगा ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से राइस को आप निकाल दें, राइस को निकाल दें तो राइस को निकालने के बाद क्या होता है, यहाँ सिर्फ इट्स रह जाता है। और जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसी स्थिति में इट्स क्या हो जाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। यानी इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट माने कर्म, कोई कर्म नहीं है, तो इसलिए इट्स क्या हो जाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। और मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कैसे पता करेंगे, तो व्हाट और हुम का क्वेश्चन करके, व्हाट का क्वेश्चन कीजिए या फिर हुम का क्वेश्चन कीजिए, दोनों क्वेश्चन करने पे अगर आंसर मिल रहा है तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, और नहीं है अगर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब तो वर्ब जो उसमें प्रयुक्त हुआ है वो क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम वापस से इंट्रांजिटिव वर्ब में आ गए हैं, कह रहे हैं आई स्लीप। यहाँ पे अब इसका आप क्वेश्चन कीजिए, स्लीप को लेके वाट और हुम लगा के क्वेश्चन कीजिए, क्या सोता है, वाट स्लीप, क्या सोता है, इसका आंसर मिलेगा, नहीं मिलेगा। हुम कैसे सोता है, इसका भी आंसर लगभग नहीं ही मिलेगा। ठीक है, तो जो स्लीप हो जाएगा इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, सीधी सी बात है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो प्रश्न करने का वाट और हुम का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ वाट और हुम की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे स्लीप आ रहा है यानी कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। वैसे ही बाकी के सेंटेंसेज भी हैं जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट्स नहीं है, और जो ऑब्जेक्ट नहीं है किसी भी सेंटेंस में तो ऐसी अवस्था में जो वर्ब होगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। अब कुछ सम स्पेशल नोट्स, क्या सम स्पेशल नोट्स हैं, कह रहे कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट कभी नहीं आते और वे हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, देख लीजिए, इनके बाद कभी भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं यूज होता। ठीक है, आप रेगुलर सेंटेंस ट्रांसलेशन में या फिर इस तरीके से भी आप हमेशा ध्यान देंगे कि इन वर्ड्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो इसलिए ये जो वर्ड्स होंगे, ये जो वर्ब्स आप देख रहे हैं, ये वर्ब्स क्या होंगे, हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब होंगे। फिर कहते हैं कि अधिकांश वर्ब्स का प्रयोग दोनों ही प्रकार से हो सकता है। जब इनके बाद ऑब्जेक्ट रहता है तब ये ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं, और जब इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तब ये इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। बहुत से लोग यह समझते हैं कि ईट, बीट, रीड इत्यादि क्रियाओं का प्रयोग हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब की तरह होता है, परंतु बात ऐसी नहीं है। जब तक क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग नहीं होगा तब तक उस क्रिया को हम ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहेंगे। ठीक है, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। देखिए, अभी ऊपर जो बात बताई थी वही चीज़ यहाँ पे भी लिख रहा है, मैं इसलिए रीड कर दे रहा हूँ ताकि आपको दोबारा मेहनत ना करना पड़े रीड करने में। ठीक है, और मैं चीज़ों को समझा देता हूँ यहीं पे। यहाँ देखिए, इनट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब का फ़र्क। ठीक है, यहाँ आई ईट है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ आई ईट अ मैंगो हो गया, अ मैंगो आ गया ना, तो जब अ मैंगो आ गया यानी एक ऑब्जेक्ट आ गया, और जब ऑब्जेक्ट आ गया तो ये वर्ब क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। यहाँ पे ये वर्ब क्या हो जाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। शी रीड्स, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब क्या हो जाएगा, इनट्रांजिटिव हो जाएगा। यहाँ शी रीड्स अ बुक, यहाँ एक ऑब्जेक्ट आ गया, अ बुक, और ऐसे में ये रीड्स क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। द बेल रैंग लाउडली, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आप कहेंगे कि लाउडली तो है सर, तो फिर ये तो मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। रैंग, ठीक है, क्या बजता है, आप द बेल नहीं कह सकते, रैंग, और इसके बाद ऑब्जेक्ट में आना पड़ेगा, रैंग क्या बजता है। ठीक है, यहाँ कुछ आंसर है, नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। यहाँ कोई आंसर नहीं मिल रहा, हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, इसलिए रैंग जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, द प्यून रैंग द बेल, यहाँ अब प्यून जुट गया, प्यून कौन बजाता है बेल को,
प्यून बजाता है। तो इसलिए ये रैंग जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप इसको रोक के वीडियो पॉज करके बाकी को भी रीड कर सकते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब ये दोनों को आप देख सकते हैं। आसान है, कोई हार्ड नहीं है। यहाँ आपको करना ये है एक्सरसाइज 13 में कि पिक आउट द मेन वर्ब्स इन दिस सेंटेंसेज एंड से वेदर दे आर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। इन सेंटेंसेज में से मेन वर्ब को निकालना है और उसके बाद बताना है कि वो क्या वो ट्रांजिटिव है या फिर इनट्रांजिटिव है। यहाँ देखिए ही इट्स, इसमें मेन वर्ब है इट्स, और इट्स क्या है, एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया। यहाँ ही इट्स स्लोली, यहाँ पे स्लोली जो है ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इट्स के को लेके आप क्वेश्चन कीजिए व्हाट और हुम का, जैसा आप पहले पढ़ चुके हैं। क्या खाता है, यहाँ तो आंसर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। हुम किसे खाता है, किसे खाता है, इसका भी आंसर नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जो इट्स है ये क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत आसान सा कंसेप्ट है। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कीजिए और 3 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, इनको पहले बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 तक आप बनाइए, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 10 तक आप बनाइए। क्वेश्चन नंबर 10 तक। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 11 to 20 को देखिए और इसको पॉज करके वीडियो को बनाइए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आज वर्ब का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोग अगले चैप्टर में एडवर्ब्स पढ़ेंगे। और हाँ, ये जो एक्सरसाइजेस के आंसर हैं वो मैं अलग अलग वीडियो में बना के अपलोड कर दूंगा। आप अपने आंसर मैच कर लीजिएगा, जो आप आंसर बनाइएगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।